नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता के लिए 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 5 साल तक सत्ता से दूर रहे विपक्ष दल सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपनी सेनापति मोदी की योजनाओं का भरोसा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण जैसे कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है और क्या इन योजनाओं की बदौलत मोदी सरकार का वोट बैंक मजबूत होगा? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वोट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय क्षेत्र ले चलेंगे। अब जबकि वोटिंग के लिए चंद दिन ही बचे हैं, तो देखते हैं कि यहाँ के लोग मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर क्या कहते हैं। तो पूर्वी यूपी के पूर्वांचल के देवरिया सीट पर 7वें और आखिरी चरण में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियां यहां अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की ओर से बीएसपी के विनोद जायसवाल उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में देवरिया में कयासों का दौर जारी है और हर नेता टिकट की आस में देवरिया से दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने देवरिया सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देवरिया से 77 वर्षीय सांसद कलराज मिश्र इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। कलराज मिश्र का ये बयान तब आया जबकि बीजेपी ने सभी उत्तर प्रदेश की सभी उम्मीदवारों की सूची भी नहीं घोषित की। 75 वर्ष की उम्र सीमा के कारण मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी की भी लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद नहीं है। तो बीजेपी की ओर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जाने के बाद भी अब तक टिकट घोषित नहीं किए गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की सीट गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में 80 सीटों वाले सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी की सूची पर सभी की निगाहें टिकी है। कई उम्रदराज सांसदों की जगह इस बार उनसे युवा नेताओं को टिकट देने की चर्चा भी रही है। 75 साल से अधिक उम्र वाले होने के कारण बीजेपी अपने वर्तमान सांसद यानी कि कलराज मिश्र को चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं है। इस स्थिति को इसे भांपते हुए कलराज मिश्र ने टिकट की सूची जारी होने के पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि देवरिया में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से मुकाबला करने के लिए बीजेपी किस पर दांव खेलती है। देवरिया के मैदान में भले ही बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की हो, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि 77 साल के कलराज मिश्र इस बार चुनावी मैदान में नहीं होंगे। अब बीजेपी नए चेहरे के साथ देवरिया की जंग जीतने के लिए उतरेगी, लेकिन कलराज मिश्र देवरिया सीट से भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन 5 साल तक कलराज मिश्र के विकास कार्य और पीएम मोदी की योजनाओं को जमीन पर उतारने के आधार पर ही देवरिया में बीजेपी की वोट की योजना कामयाब हो पाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय सीट की भारतीय राजनीति में अहम भूमिका रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं से देवरिया संसदीय क्षेत्र की जनता को बड़ा फायदा मिला है। ऐसे में जब यहाँ वोटिंग होगी तो यहाँ की जनता उन्हें वोट का रिटर्न गिफ्ट देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो देवरिया में अंतिम वक्त पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। शुरुआती दौर में तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इस सीट पर बीजेपी की हार हो जाएगी, लेकिन मोदी मैजिक के सहारे कलराज मिश्र देवरिया की बाजी जीत गए थे। इस सीट पर 2014 से पहले के 2 लोकसभा चुनाव में
समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कब्जा रहा था। ऐसे में 10 साल बाद देवरिया में कमल तो जरूर खिला, लेकिन इसमें कलराज मिश्र से ज्यादा मोदी मैजिक का योगदान माना जाता है। 2009 में देवरिया सीट बीएसपी के खाते में थी, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी के कलराज मिश्र ने बीएसपी के नियस अहमद को 2,65,386 मतों के अंतर से हरा दिया। इस चुनाव में कलराज मिश्र को 4,96,500 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के नियाज अहमद को 2,31,114 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के बालेश्वर 1,50,851 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस की सभा कुंबर को महज 37,752 वोट के साथ चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। अब जबकि लोकसभा चुनाव के वोट डाले जाने हैं, तो इस बार भी देवरिया में बीजेपी का मोदी मैजिक का ही सहारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी की कल्याणकारी योजना से बड़ी उम्मीद है। देवरिया संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें देवरिया सदर सीट, रामपुर कारखाना और पत्थर देवा विधानसभा क्षेत्र के साथ पड़ोसी जिले कुशीनगर के 2 विधानसभा क्षेत्र, फजील नगर और तमकुही राज भी देवरिया संसदीय सीट में पड़ता है। देवरिया के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ बीएसपी का मतदाता वर्ग ही एकजुट होता रहा है, लेकिन 2014 में उसमें भी सेंध लग गई थी। वैसे एक बात जो हरदम दिखती है वो है अल्पसंख्यक मतदाताओं को बीजेपी को टक्कर देने वाले प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करना। अब जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, तो देवरिया में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार मोदी की योजनाओं का मैजिक काम आएगा या फिर जातीय आंकड़ों का ही डंका बजेगा, देवरिया में ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र अपनी पारी खेल चुके हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा उसे सांसद कलराज मिश्र के कामकाज के आधार पर ही वोट मिलेगा। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि क्या सांसद के तौर पर कलराज मिश्र मोदी सरकार की तमाम विकास की योजनाओं को धरातल पर उतार पाए हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। – 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर देवरिया में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। देवरिया के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी उम्मीदें थी। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी बनाया, लेकिन क्या इन योजनाओं को देवरिया में ठीक से लागू किया जा सका और क्या उन योजनाओं में इतना दम है कि वो यहाँ के आम लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। देवरिया में पीएम मोदी की योजनाओं का क्या हाल है और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या उनकी योजनाओं से खुश होकर उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगी। देखिए क्या सोचती है जनता। सर पर आ गया है, चुनाव आचार संहिता घोषित हो गई है और सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हम आज यहाँ उपस्थित में हैं सच जानने के लिए क्या सच है, सरकार की उपलब्धियाँ क्या रही हैं और आम जनता को इससे क्या लाभ मिला है, कितना जनता लाभान्वित हुई है, यही हम लोग जानना चाह रहे हैं। कितना सरकार खरी उतरी है और 2019 चुनाव में क्या लाभ मिलेगा? देखिए 2019 के चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, इससे पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी और वर्तमान समय में है, जब तक कि चुनाव ना हो जाए, दूसरे दल का कोई अगर गठन नहीं हो जाता, जब तक कोई सरकार नहीं बन जाती, तब तक तो भाजपा की सरकार मानी जाती। और भाजपा ने जो कार्यवाही किया है, 60 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया हमारे देश में, लेकिन 60 साल के शासन के बाद वो 5 साल का हिसाब मोदी सरकार से मांग रहा है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि 60 सालों में जो आपकी सरकार थी उसमें हमारा सियाचिन और तिब्बत क्यों चाइना में चला गया, जम्मू कश्मीर आज भी उग्रवाद से आतंकवाद से गठित क्यों है, उसके बाद विकास की जो बातें होती है, मेक इन इंडिया पर इनके कांग्रेस के अध्यक्ष कमेंट करते हैं, लेकिन सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर कमेंट करते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में तमाम तरह की पार्टियां होने के बावजूद शासन में जिसकी सरकार होती है और वो देश की रक्षा के संबंध में अगर कोई कठोर कदम उठाता है तो सबसे पहले ये चंद गद्दार जो हमारे देश में है ये कमेंट करते हैं सरकार पर। जहाँ राष्ट्रीय अस्मिता और अखंडता की बात आती है वहाँ ये उंगली उठाते हैं और तुरंत ये कौम भी बदल देते हैं, धर्म भी बदल देते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं और जनेऊ भी पहन लेते हैं। ये बहरूपियाँ हैं,
ये रुपया कब किस रूप में आ जाएंगे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवारवाद के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को भ्रष्टाचार के अंदर गर्त में ढकेलने के लिए ये कंटिन्यू तैयार है और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में किया है, अगर 70 नहीं 140 साल भी कांग्रेस को दे दिया जाए तो ये 7 कदम में नहीं कर सकता है। ये सिर्फ इतना ही कर सकता है कि एक तरफ से आलू डालेगा और दूसरी तरफ से सोना निकालेगा, दूध का दूध और पानी का पानी। इनके जितने भी कैंडिडेट हैं, इनके साथ जितने भी अलायंस हुए हैं, इन सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आरोपित है और सिर्फ अपने आरोप को छुपाने के लिए महागठबंधन का इन्होंने वो किया है और इस ठगबंधन को लेकर ये चाहते हैं मोदी को हराना, जो कि इम्पॉसिबल है। और हम जनता हैं, हमारे एक वोट की कीमत है। मैं मोदी को बदलने नहीं दूंगा। मोदी था, मोदी है और आने वाले भविष्य में भी दिल्ली की गद्दी पर मोदी ही बैठेगा, तभी हमारे देश की जनता को सुख शांति और समृद्धि मिलेगी, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, गरीबों की सुनवाई होगी। जो अमेरिका कभी कहा करता था कि मोदी हम अमेरिका में कदम नहीं रखने देंगे, उसने निमंत्रण दिया, मोदी वहाँ गए, परचम लहरा रहे हैं आज भी पूरे विश्व में। मोदी सरकार की योजना से आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। सरकार की योजना सबके लिए है। सिर्फ कुछ विरोधी दल जो है के घर में चूल्हा जो जलाती हो, परिवारवाद में राशन देती हो, उससे फंसे हुए हैं, अपने ही परिवार के लोग हों, चाहे वो लूट करते हों, खसोट करते हों, वही आज बहुत परेशान है। वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी दल इस देश में हैं, जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, इसलिए कि जो भी कार्य या जो भी प्रणाली रही है सब कांग्रेस की रही है और उसी पर ये चल रहा है, लेकिन उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा है। सरकार की योजनाएं जो धरातल पहुंची हैं, आप लाभान्वित हुई हैं? लाभान्वित नहीं हुई, तभी उनका योजना हमको मिल रहा है, सबको हमको मिले तो इसमें मिल रहा है। आपको क्या नहीं मिला? 2019 के चुनाव में देवरिया सीट सुर्खियों में है। बीजेपी के वर्तमान सांसद और वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने माहौल को देखते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। यानी कि इस बार बीजेपी अगर जीत भी जाती है तो देवरिया के सियासी इतिहास में नया नाम जुड़ेगा। देवरिया में पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में यहाँ की जनता क्या कहती है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ की जनता का सियासी मिजाज जानने के लिए पहले देखते हैं देवरिया का चुनावी इतिहास। 1952 में गोरखपुर से अलग हुआ देवरिया जिला कभी गन्ना की खेती के लिए जाना जाता था। क्षेत्र में 14 चीनी मिलें थी, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान न होने के कारण यहाँ के किसानों का गन्ना की खेती से मोहभंग होता गया। ऐसे में गन्ना किसानों का मुद्दा यहाँ हर चुनाव में उछलता आया है। इसके अलावा महंगाई, सड़क, बिजली और पानी जैसे स्थानीय मुद्दे भी चुनावों में पार्टियों के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहे हैं और इन्हीं के आधार पर देवरिया संसदीय क्षेत्र की जनता अपना सांसद चुनते आई है। अगर देवरिया लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो अलग देवरिया संसदीय सीट 1957 में अस्तित्व में आई। 1957 के लोकसभा चुनाव में देवरिया की जनता ने सोशलिस्ट पार्टी के रामजी वर्मा को अपना सांसद चुना। लेकिन 5 साल बाद जब 1962 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के विश्वनाथ राय ने देवरिया सीट पर कब्जा कर लिया। विश्वनाथ राय ने लगातार 3 बार यानी 1962, 1967 और 1971 में देवरिया का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन 1977 में जब पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी तो देवरिया की जनता ने भी अपने 3 बार के कांग्रेसी सांसद विश्वनाथ राय को गद्दी से उतारकर भारतीय लोकदल के उग्रसेन को देवरिया की सांसदी सौंप दी। जब 3 साल बाद ही जनता सरकार के गिर जाने के बाद देश में मध्यावधि चुनाव की नौबत आई तो देवरिया की जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताया और 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रामायण राय को सांसद बना दिया। 1984 के लोकसभा चुनाव में भी देवरिया में कांग्रेस ने ही बाजी मारी, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर राजमंगल पांडे मैदान में थे और जनता ने उन्हें जीत का सेहरा पहना दिया। 1989 के चुनाव के वक्त राजमंगल पांडे ने कांग्रेस को छोड़कर जनता दल का दामन थाम लिया, लेकिन देवरिया की जनता का भरोसा उन पर बरकरार रहा। यही वजह रही कि 1989 में जनता ने एक बार फिर उन्हें अपना सांसद चुना। 1991 के चुनाव में जनता ने जनता दल के मोहन सिंह को देवरिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। 5 साल बाद जब 1996 में देवरिया में लोकसभा चुनाव हुए तो यहाँ की राजनीतिक फिजा में केसरिया रंग छा गया। पहली बार देवरिया संसदीय सीट पर बीजेपी की जीत हुई और इस जीत का सेहरा प्रकाश मणि त्रिपाठी के सिर पर सज गया।
लेकिन 2 साल बाद देवरिया की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने अपना दम दिखाया और 1998 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह ने देवरिया सीट पर जीत दर्ज की। देश में सियासी उठापटक के बाद भी जब 1 साल बाद यानी 1999 में लोकसभा चुनाव हुए तो देवरिया से बीजेपी के श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह से ये सीट छीन ली। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह ने बीजेपी के श्री प्रकाश मणि को हराकर पिछली हार का बदला ले लिया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी घमासान के बीच देवरिया और राजनीति में बीएसपी का तेजी से उदय हुआ और 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के गोरख प्रसाद जायसवाल ने देवरिया सीट पर कब्जा कर लिया। 2014 के चुनाव के वक्त बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता कलराज मिश्र को देवरिया संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया। उनको टिकट दिए जाने का स्थानीय स्तर पर पार्टी के अंदर विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया और कलराज मिश्र ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर ली। अब जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद दिन ही बचे हैं तो देखना है कि मोदी की योजनाओं से यहाँ का चुनावी इतिहास किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी को भरोसा है कि 2019 में मोदी की योजनाओं से देवरिया की चुनावी महाभारत में बीजेपी की जीत होगी। लेकिन क्या देवरिया में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर ठीक उसी तरह से उतर पाई है जिसकी कल्पना पीएम मोदी ने की थी? क्या 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की योजनाएं वोट में तब्दील हो पाएंगी? इस बारे में क्या कहती है देवरिया की जनता, आइए सुनते हैं। वर्तमान में जो सरकार है, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना हो, चाहे किसान सम्मान योजना हो, किसानों के हित में, व्यवसायियों के हित में, यहाँ तक कि यहाँ लोकल स्तर पर देवरिया में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोरखपुर में एम्स बन रहा है, फर्टिलाइजर चालू हो रहा है और गोरखपुर से बलिया तक 4 लेन, गोरखपुर से बनारस तक 4 लेन, जितनी सरकार ने काम किया है इसके पहले आज तक किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और हमारे कछार क्षेत्र में तो 80% लोग, चूंकि हम सबसे पिछड़े इलाके दोआबा से आते हैं, 80% लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है। किसी प्रत्याशी से हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग को राष्ट्र के लिए और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी। सांसद कमलेश पासवान जी हैं, उनकी क्या उपलब्धियां रही है? कमलेश पासवान ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। करकोल से लेके नगवा खास तक जो बरसों से तटबंध टूटे पड़े थे वो पिचिंग होने जा रही है। बजरंग चौराहा से नारायणपुर हमारे यहाँ तमाम विकास पुरुष विधायक रहे हैं। इधर से एक गाड़ी जाती थी तो दूसरी नहीं निकल पाती थी। आप संतुष्ट हैं? उस सड़क का भी चौड़ीकरण हो गया। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। इससे अच्छी कोई सरकार नहीं आ सकती है। कानून व्यवस्था ठीक ठाक है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। आम जनता लाभान्वित कुछ नहीं हुई है। यह सिर्फ मोदी जी का वहम है। सिर्फ एक प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने ही लोग प्रचार करते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है, लेकिन धरातल पर अगर मोदी जी आकर देखें कितना लाभ मिला है और उनको लाभ और हानि 2019 में ही मालूम चल जाएगा कितना मैं जनता को लाभ दिया है और कितना मैं जनता को हानि पहुंचाया है। जनता ही उनको नहीं जानती कि वो है कौन। मोदी जी के नाम पर वोट लिए, मोदी जी के प्रसाद चले गए, सरकार बन गई और शिलापट वगैरह कुछ लगा है, लेकिन कहीं उसका कुछ विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अब 2019 में जो जनता का निर्णय होगा वो सम्मान्य होगा। लेकिन धरातल पर जहाँ तक इस सरकार की योजनाओं की बात है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि विश्व पटल पर भारत का नाम अगर रोशन हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवट और उनकी निष्ठा और देश के प्रति उनके समर्पण के नाते हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद ये पहली बार स्थिति है कि पाकिस्तान के साथ विश्व का कोई भी देश किसी भी स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर कहीं भी कोई खड़ा नहीं हुआ। यह मोदी जी के नेतृत्व का है। और जहाँ तक योजनाओं की बात है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए जितनी योजनाएं इस मोदी सरकार ने चलाई हैं, आज तक किसी सरकार ने उन योजनाओं को चलाया नहीं। और जिस पार्टी का मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।